नेम इज़ अदनान रहमत 47 इवनिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ पैकेजिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स, पेस्ट, जेल्स एंड जेलीज होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जनरल डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। हमारे पास सेमी सॉलिड क्या होते हैं। तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट एंड जेल्स वगैरह होती हैं। डोजेज फॉर्म इंटेंडेड फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन होते हैं। हम क्या करते हैं, इनको टॉपिकली अप्लाई करने के लिए इंटेंट बनाते हैं। दे मे बी अप्लाई टू द स्किन होती है, या हम किसी म्यूकस की सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेजली या वेजाइनली और रेक्टली कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ दीज प्रिपरेशंस आर यूज्ड फॉर इफेक्ट्स ऑफ थेराप्यूटिक एजेंट्स होते हैं। हमारे पास कोई खास थेराप्यूटिक एजेंट होता है, उसके इफेक्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नॉन मेडिकेटेड जो होती हैं वो हम क्या करते हैं, फिजिकल इफेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिंजेंट्स इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन थेराप्यूटिक इफेक्ट्स होते हैं। टॉपिकल प्रिपरेशंस आर यूज्ड फॉर बोथ लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट्स होते हैं। इसी तरह आप थोड़ी सी जनरल डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो टॉपिकल सेमी सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल ऑइंटमेंट्स क्या होती हैं। तो फार्मास्यूटिकल ऑइंटमेंट्स आर सेमी सॉलिड सिस्टम दैट आर अप्लाइड एक्सटर्नली। इनको हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, प्राइमरली टू द स्किन एंड आल्सो टू म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं। फॉर एग्जांपल द रेक्टम, वेजाइना एंड आई पे इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब बात करें फार्मास्यूटिकल पेस्ट की। तो फार्मास्यूटिकल पेस्ट क्या होता है। फार्मास्यूटिकल पेस्ट आर जनरली कंपोज्ड ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस दैट कंटेन अ हाई कंसंट्रेशन, फ्रीक्वेंटली 50% वेट बाय वेट उनके अंदर क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है डिस्पर्स ड्रग की। तो द विस्कोसिटी होती है जो फार्मास्यूटिकल पेस्ट की, वो क्या होती है, मच मोर ग्रेटर देन होती है डायरेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑइंटमेंट होती है। इसी तरह जो फार्मास्यूटिकल जेल्स आर एन एक्सीलेंट फॉर्मुलेशन फॉर सेवरल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। दे आर यूजफुल एज लिक्विड फॉर्मुलेशंस इन ओरल, टॉपिकल, वेजाइनल, रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। जेल कैन बी क्लियर होती हैं। इसमें फार्मास्यूटिकल पेस्ट और जेल डिफरेंस यही होता है कि जो जेल होती हैं वो क्लियर ट्रांसपेरेंट फॉर्मुलेशंस होती हैं। व्हेन ऑल ऑफ दीज पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व इन द डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। और जेल्स बनती कब है, जब सारे पार्टिकल्स या ड्रग के या जो भी हमने सब्सटेंस इस्तेमाल की है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह फार्मास्यूटिकल जेलीज क्या होती हैं, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट नॉन ग्रीजी सेमी सॉलिड्स होते हैं। दे आर लेस ग्रीजी कंपेयर टू जेल। जेल क्या होती हैं, ग्रीजी होती हैं, लेकिन जो हमारे पास जेलीज होती हैं वो लेस ग्रीजी होती हैं। दे आर मेनली यूज फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन्स फॉर लुब्रिकेटिंग। हमने म्यूकस मेम्ब्रेन्स को लुब्रिकेट करने के लिए और एंटीसेप्टिक पर्पसेस के लिए क्या करते हैं, जेलीज को इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि पैकेजिंग की बात करनी। तो पैकेजिंग में क्या होता है कि हमने चीज़ को कवर अप करना होता है। तो कौन कौन से मटेरियल्स जो होते हैं पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं सेमी सॉलिड की। तो तीन तरह के मटेरियल्स जो मेजरली इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले क्या होती है, मेटल्स होती हैं, देन हम ग्लास को इस्तेमाल करते हैं, एंड देन प्लास्टिक को इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं मेटल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जो मेटल के अंदर होता है वो स्टील ड्रम होते हैं या फिर कोलैप्सिबल ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले स्टील ड्रम कब इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास अगर बल्क क्वांटिटीज़ में ऑइंटमेंट या जेल्स या जेलीज वगैरह को हमने क्या करना है, स्टोर करना है या पैक करना है, तो उसमें क्या होगा, स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स, ड्रम्स इस्तेमाल होते हैं, मे बी यूज होते हैं। स्टेनलेस स्टील ड्रम्स आर द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी बिकॉज ऑफ देयर केमिकल रेजिस्टेंस होती है। अब ये हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आगे जाके हम पढ़ते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास कोलैप्सिबल मेटल ट्यूब्स इस्तेमाल। अब ये क्या करते हैं, मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज बिकॉज दे गिव गुड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड प्रिवेंट एक्वस प्रिपरेशन फ्रॉम ड्राइंग आउट होता है, एंड वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स को लॉस होने से भी क्या करते हैं, ये बचाते हैं। इसी तरह अब बात करें कि अगर मेटल को एज अ पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे। तो सबसे पहले मेटल कंटेनर्स आर स्ट्रॉन्ग, अनब्रेकेबल एंड ओपेक होते हैं। मतलब कि हमने जो स्ट्रॉन्ग होंगे, ब्रेक नहीं होंगे, और जो हमने अंदर प्रोडक्ट पैक की हुई है वो बाहर नजर नहीं आएगी। दूसरी चीज़ जो होते हैं वो रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक होता है। अब मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, केमिकल अटैक से रेजिस्टेंट होती हैं। बहुत सारी मेटल्स होती हैं वो इनर्ट होती हैं और केमिकली वो रेजिस्टेंट होती हैं। इसी तरह इम्प्रीवियस टू वाटर एंड बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि वो वाटर और बैक्टीरिया उसके अंदर इम्प्रीवेंट नहीं कर सकते। इसी तरह डिसएडवांटेजेस की बात करें कि अगर मेटल्स को हम इस्तेमाल करते हैं तो कौन से डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं एज अ पैकेजिंग मटीरियल। तो सबसे पहले तो मेटल्स क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। टीन की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, इसी तरह हमारे जो मेटल लेड वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, काफ़ी एक्सपेंसिव मेटल होती है। फिर इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, पुअर होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कंटेनर या आपने फ्लेक्सिबल ट्यूब बनाई हुई है तो वो क्या होगा, अगर आपने एक दफ़ा प्रेस कर दिया तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो नहीं जाएगी। और इस तरह हमारे पास क्या होता है कि उनको शेप में बेंड करना भी क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इस वजह से ये क्या होता है कि इनको इस्तेमाल करना डिफिकल्ट है। इस तरह अनस्टेबल विद प्रोडक्ट्स ऑक्सीडेशन होती है। अब कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जिसके साथ ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है और उनकी क्या कर सकती है, ऑक्सीडेशन कॉज करवा सकती है। फिर इनका जो इसका डिसएडवांटेज होता है कि इनका जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इनको कैरी करना जो ट्रांसपोर्टेशन में होता है वो मुश्किल हो जाता है। फिर ये प्रोडक्ट डेटोरेशन कॉज कर सकते हैं कि इसके जो कंटेंट होते हैं वो रिलीज होकर क्या होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं और प्रोडक्ट को डेटोरेट कर सकते हैं। तो ये मेटल्स के एडवांटेजेस थे उनको इस्तेमाल करने के, और डिसएडवांटेजेस थे कि किस वजह से मेटल्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब बात करते हैं ग्लास की। अब ग्लास क्या होता है कि फॉर मीडियम बल्क क्वांटिटीज अप टू 2 kg इन वेट,
हमने क्या करना है कि अगर क्वांटिटीज जो है वो 2 kg से ज़्यादा है तो ग्लास जार्स हैव बीन द मोस्ट कॉमनली यूज कंटेनर्स होते हैं। सेमी सॉलिड्स कंटेनिंग फेनोलिक, अब कुछ ऐसे होते हैं सेमी जिनके अंदर फेनोलिक इंग्रेडिएंट्स या मरकरी के सॉल्ट्स होते हैं, तो उनके लिए हम नॉर्मल ग्लास इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए हम एम्बर कलर ग्लास इस्तेमाल करते हैं। अगर उसके लिए सिंपल ग्लास को इस्तेमाल किया जाए तो जो हमारे पास सबसे पहला फेनोलिक जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें क्या होगा, उनका कलर चेंज हो जाएगा और जो मरकरी सॉल्ट्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डार्क इन कलर हो जाएंगे। इस वजह से हम सिंपल ग्लास इस्तेमाल नहीं करते। अब ग्लास को इस्तेमाल करने के फ़ायदे की बात करें तो सबसे पहले दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड आर कंपैटिबल विद मोस्ट प्रोडक्ट्स। क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और हमारी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के साथ वो क्या होते हैं, कंपैटिबल होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड होते हैं। अब बात करें हमारे पास के जो ग्लास होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और रिजिड होता है, सख्त होता है और नॉन क्रोसिव होता है। जैसे कि मेटल्स में होता है कि क्रोजन वगैरह के चांसेस से हमारी जो प्रोडक्ट है वो लॉस हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो ग्लास होता है वो नॉन क्रोसिव होता है। इस तरह बात करें हमारे पास डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस क्या, डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास कंटेनर्स फॉर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन कंपेयर्ड विद मेटल एंड प्लास्टिक कंटेनर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ग्लास क्या होता है, फ्रेजाइल होता है। हम जानते हैं कि ग्लास जो है वो टूट जाता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना इजी नहीं होता। फिर वेट भी क्या होता है इसका, मेटल्स के कंपेयर होता है, वेट भी ज़्यादा होता है। उसके बाद अब ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको ये जो ग्लास होता है वो या तो कलर दे देता है या उनको कोई ऑर्डर इम्पार्ट करवा देता है। इसी तरह फ्लेकिंग एंड वेदरिंग होती है कि अगर ग्लास के कुछ कंटेंट होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, ग्लास के जो कंटेंट है उनको रिलीज करवाते हैं, ग्लास के फ्लेक्स बन जाते हैं छोटे छोटे और वो फ्लेक्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर गिर जाते हैं। इसी तरह वेदरिंग होता है कि ग्लास जो है वो डिग्रेड होता रहता है केमिकल वेदरिंग वगैरह की वजह से और वो हमारी प्रोडक्ट को डैमेज कर सकता है। अब प्लास्टिक्स की बात करें तो बल्क क्वांटिटीज ऑफ मोस्ट ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स एंड पेस्ट कैन बी पैकेज इन प्लास्टिक कंटेनर्स। काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन प्लास्टिक होते हैं, उसके कंटेनर्स बने होते हैं, स्नैप ऑन क्लोजर होता है जिन पे, वो सबसे ज़्यादा जो सूटेबल होते हैं। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है उसके लिए हम स्नैप ऑन क्लोजर इस्तेमाल नहीं करते कि हमारा जो वाटर कंटेंट होता है वो लॉस होने का खतरा होता है। इसी तरह हमारे पास कुछ जो पहले ग्लास जार्स इस्तेमाल होते थे वो अब इस्तेमाल नहीं होते, तो उनको पैक करने के लिए क्या होता है, पॉलीस्टाइरीन या हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन एंड पॉलीप्रोपाइलीन कंटेनर्स होते हैं जो कि जिनके ऊपर स्क्रू कैप्स और स्नैप ऑन कैप्स लगा होता है, वो क्या करते हैं, क्लोजर के साथ इस्तेमाल होते हैं। स्मॉल कंज्यूमर पैक्स मेड ऑफ प्लास्टिक, पॉलीथाइलीन, पॉलीस्टाइरीन एंड पॉलीप्रोपाइलीन आर लाइट एंड वर्चुअली अनब्रेकेबल कंपेयर्ड विद ग्लास होते हैं। अब ग्लास को अगर इस्तेमाल करते थे तो होता क्या था कि वो ब्रेकेबल भी होता था और वो जगह भी ज़्यादा कैरी करता था, उसका वेट भी क्या होता था, ज़्यादा होता था। लेकिन जो हमारे पास कंटेनर्स जो है पॉलीथाइलीन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीप्रोपाइलीन के बने होते हैं वो लाइट इन वेट होते हैं, अनब्रेकेबल होते हैं कंपेयर्ड विद द ग्लास होते हैं। तो इसलिए प्लास्टिक का जो यूज़ आजकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब बात करते हैं कि प्लास्टिक्स को इस्तेमाल करने के एडवांटेजेस की बात कर लें तो प्लास्टिक में सबसे पहले दे कैन आल्सो बी प्रिंटेड दस एलिमिनेटिंग द नीड फॉर पेपर लेबल्स होता है। ग्लास के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, पेपर लेबल लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास प्लास्टिक्स होते हैं तो हम प्लास्टिक्स को भी ऊपर से प्रिंट कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो पेपर का लॉ होता है, पेपर इस्तेमाल करना होता है वो खत्म हो जाए। क्योंकि पेपर में समटाइम ऐसा होता है कि अगर प्रोडक्ट ग्रीजी होती है या वो बाहर उसके वाटर वगैरह थोड़ा सा लग जाए तो उसका जो लेबल होता है वो डैमेज हो जाता है। इस तरह अगर प्लास्टिक की बात करें तो चीप होता है, केमिकली रेजिस्टेंट टू वेरियस प्रोडक्ट्स होता है। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को क्या होता है, केमिकली रेजिस्टेंट होता है। वेट लो होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसी तरह हम बात करें ऑल प्लास्टिक पैकेजिंग हावर मस्ट बी टेस्टेड बिफोर। हम क्या करते हैं कि जिस भी मटेरियल को हमने पैक करना है सबसे पहले उसको क्या करते हैं, कंपैटिबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि आया जो हमारी प्रोडक्ट होती है वो कंपैटिबल है या नहीं इस प्लास्टिक के साथ। अगर वो कंपैटिबल होती है तो हम क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास बात करें तो कौन कौन से टाइप्स में, इसके अलावा एक प्लास्टिक में जार्स इस्तेमाल होते हैं, दूसरा कोलैप्सिबल प्लास्टिक ट्यूब्स इस्तेमाल होती हैं। अब वो जो कोलैप्सिबल प्लास्टिक ट्यूब्स होती हैं वो मेटल ट्यूब्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस रखती हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है कि हमारे पास जो मेटल की कोलैप्सिबल ट्यूब्स होती हैं उनको क्या करते हैं कि डेड फोल्ड कर सकते हैं। अब वो डेड फोल्ड होता है क्या कि जब आप उसको एक दफ़ा फोल्ड करते हैं तो दोबारा ओपन नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें प्लास्टिक की जो कोलैप्सिबल ट्यूब्स होती हैं इसमें अगर आप प्रेस करते हैं तो कंटेंट बाहर आएंगे, लेकिन जब दोबारा रिलीज करेंगे वो ट्यूब वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी। जिसका नुकसान क्या होता है कि उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन या बाहर से जो एयर होती है वो मूव करके अंदर प्रोडक्ट के चली जाती है जो प्रोडक्ट को डेटीरेट कर सकती है। अब बात करें डिसएडवांटेजेस की तो ओवरऑल जो हमारे पास प्लास्टिक्स होते हैं उनके डिसएडवांटेजेस क्या होता है, तो सबसे पहले जो पुअर हीट स्टेबिलिटी होती है कि जो प्लास्टिक होते हैं वो इतने ज़्यादा हीट स्टेबल नहीं होते। फिर ये क्या कर सकते हैं, लीचिंग का फिनोमेना हो सकता है कि जो कंटेंट होते हैं कंटेनर के तो वो क्या होते हैं प्रोडक्ट के अंदर रिलीज होते हैं। इसी तरह हमारी प्रोडक्ट की डेटोरेशन कॉज कर सकते हैं किसी के जो इनके अंदर हमारे पास अगर ऑक्सीजन जा रही है तो जो हमारे पास कोलैप्सिबल प्लास्टिक ट्यूब्स होती हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, हमारी डेटोरेशन कॉज कर सकते हैं प्रोडक्ट की।
ये हमारे रेफरेंसेस हैं जिनमें गनारो एआर एगमेंटन चैप्टर नंबर 41 50। इसी तरह मेरे पास पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लोकहार्ट एंड क्रीम एंड ऑइंटमेंट पैकेजिंग मटेरियल एल्यूमिनियम कोलैप्सिबल ट्यूब एक्सपोर्टर फ्रॉम अहमदाबाद। इसी तरह गाइडलाइंस फॉर पैकेजिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए। ये मेरे रेफरेंसेस है जहाँ से मैंने इनको बनाया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह। फार्मास्यूटिकल जेलीज हमारे पास दो तरह की होती हैं, ओरल और टॉपिकल। इसके ये जो टेस्ट है ये दोनों के लिए, कुछ जो है वो टॉपिकल के लिए हैं, कुछ जो है वो ओरल के लिए हैं। फर्स्ट हमारे पास है फिजिकल अपीयरेंस। ये जो एग्जांपल है ये हमारे पास ओरल मेडिकेटेड जेली है। ओरल मेडिकेटेड जेली हम उस केस में बनाते हैं जब या पॉपुलेशन हो या पीडियाट्रिक पॉपुलेशन हो, या वो लोग जो स्वालो नहीं कर सकते हैं हार्ड कैप्सूल या टेबलेट्स वगैरह को, तो उनके लिए सॉफ्ट हमारे पास जो है ना हम डोजेज फॉर्म जेली की फॉर्म में बनाते हैं। फिजिकल अपीयरेंस के अंदर जेली जो है वो क्लियर होनी चाहिए। इसका जो टेक्सचर है वो हमारे पास स्मूथ होना चाहिए, बहुत ज्यादा जो है ना वो गीला नहीं होना चाहिए। और कंसिस्टेंसी के अंदर ना ये बहुत ज्यादा सिरपी टाइप हो और ना हार्ड हो के जो सॉफ्टनेस है वो फील ना हो। स्टिकीनेस और ग्रिटीनेस इसकी चेक की जाती है। स्टिकीनेस के अंदर बहुत जो ओरल है वो स्टिकी नहीं होनी चाहिए, और जो ग्रिटीनेस है मतलब जो ग्रेन्युलेटिक वो फील होती है वो नहीं होनी चाहिए जो हम टॉपिकल के अंदर अप्लाई करते हैं। सेकंड टेस्ट है स्प्रेडेबिलिटी का। ये टॉपिकल के लिए कि कितना अच्छा जो है वो जेली जब हम उसको टॉपिकली स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो स्प्रेड होती है। इसके 3 मेथड हैं, पैरेलल प्लेट मेथड है, सब्जेक्टिव असेसमेंट मेथड है और मास्टर कर्व मेथड है। जो सेकंड वाला टेस्ट है वो तो सिंपल है कि आप उसको जो है अपने हैंड पे लगाएं और देखें कि वो कितना अच्छा जो है वो स्प्रेड करती है। लेकिन जो हमारे पास मैथमेटिकल मेथड है जिसके अंदर हम प्रॉपर उसकी स्प्रेडेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, इसके अंदर ये होता है कि दो स्लाइड्स होती हैं और एक ये वुडन ब्लॉक टाइट की हुई होती है और जो दूसरी वाली होती है वो ऊपर मूवेबल होती है। तो इन दो स्लाइड्स के दरमियान में और जो ऊपर वाली स्लाइड होती है उसको पुली के साथ बांधा होता है और इसके ऊपर हम वेट डालते हैं और ऊपर वाली स्लाइड मूव करती है। दोनों स्लाइड्स के दरमियान में हम अपनी जेली को रखेंगे और उसके ऊपर जो है वो वेट रखेंगे ताकि वो यूनिफॉर्म हो जाए। जब यूनिफॉर्म हो जाएगी फिर उसके बाद हम यहाँ पे वेट रखेंगे, पहले यहाँ वेट रखेंगे फिर उसको हटा देंगे जब वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जब वेट रखेंगे ना तो जितने टाइम के अंदर ये वाली जो ऊपर वाली स्लाइड है इस वेट की वजह से मूव करेगी उस टाइम को हम नोट कर लेंगे। टाइम को नोट करने के बाद एम जो है वो मैस, वेट जो है हमारे पास जो यहाँ पे हमारा जो जितना रखेंगे वो, और लेंथ जितनी ये स्लाइड की लेंथ है, और टाइम जितने टाइम के अंदर स्लाइड ने मूव किया है उसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास स्प्रेडेबिलिटी मैथमेटिकल फॉर्म में आ जाएगी। विस्कोसिटी है, अगर ओरल के लिए देखी जाए या हमारे पास टॉपिकल के लिए देखी जाए, दोनों के लिए विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि जो टॉपिकल है उसके अंदर भी विस्कोसिटी ठीक होनी चाहिए। आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी बेटा, आ रही है आपकी आवाज। जो विस्कोसिटी है वो हम ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर से मालूम करते हैं और स्पिंडल नंबर 4 यूज करते हुए। पीएच है, पीएच टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और उसकी स्टेबिलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर पीएच चेंज होगी तो उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा और स्टेबिलिटी भी खराब हो जाएगी। पीएच इस तरह मालूम करते हैं 0.5 ग्राम जो है वो जेल को लेते हैं और 50 ml वाटर के अंदर डाल के तो डिजिटल पीएच मीटर से इसको मेजर कर लेते हैं। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है कि मतलब हर डोजेज फॉर्म के हर जो डोज अंदर इक्वल अमाउंट में ड्रग इसको लिया, वो मेल्ट करके सॉफ्ट किया, फिर 5 mg इक्विवेलेंट ग्लाइबेनक्लामाइड उसका सैंपल लिया जेली का 100 मीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाला, 70 ml मेथनॉल उसके अंदर डालना है, 5 to 10 मिनट्स के लिए शेक करना है और फिर वॉल्यूम को जो है मेथनॉल के साथ 100 ml तक मार्क कर देना है और फाइनली इसको HPLC के ऊपर हम प्योरीफाई करके फिल्ट्रेशन करके मेजर कर सकते हैं। इन विट्रो डिस्टिलेशन के अंदर ये ओरल मेडिकेटेड जेली के लिए टेस्ट है कि उसकी जो है वो जब जाती है हमारे पास GIT में तो कितनी देर के अंदर जाकर डिजोल्व होगी, तो वो हम चेक कर लेते हैं। 370 टेम्परेचर 50 रेवोल्यूशन पर मिनट का है, 10 मिनट के बाद सैंपल लेके उसका रिलीज चेक कर लेते हैं। साइनर्सिस होता है
जेली की कॉन्ट्रैक्शन, अगर ओरल है या दूसरी है, अगर उसकी वाटर जब सेपरेट हो जाएगा तो जो जेली है वो अकड़ना शुरू हो जाएगी, उसकी जो सॉफ्टनेस है वो खत्म हो जाएगी। अगर जेली इस तरह से रिजल्ट देगी तो उसको फिर जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। एक ये इसका टेस्ट किया जाता है। और ये ओरल के लिए है टेस्ट एंड पैलेटेबिलिटी। इसके अंदर 10 वॉलंटियर्स 10 mg टैबलेट दी जाती है और 10 ही वॉलंटियर्स को दिया जाता है। 30 सेकेंड्स के लिए अपने माउथ पर रखते हैं, फिर उसको स्पिट आउट कर देते हैं और फिर उसकी बिटरनेस चेक करते हैं। अगर जीरो, बहुत ज्यादा बिटर नहीं होनी चाहिए, 0 1 2 3 तक होनी चाहिए। अगर 4 है तो फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि ये खाने के काबिल नहीं है। थैंक यू। थैंक यू बेटा, गुड प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट कौन है जी हमारे पास? सर आमिर खान इवनिंग से 038। जी बेटा शुरू करें। अस्सलाम जी वालेकुम आमिर सर। शुरू सर करें। आवाज़ आ रही है जी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी My name जी is आ Amir. रही है आपकी आवाज। I'm going to present the topic test for pharmaceutical gels. इसमें सबसे पहले है पीएच मेजरमेंट। पीएच मेजर हम करते हैं पीएच मीटर से। इसके लिए हम करते हैं 1 ग्राम हम जेल लेते हैं, उसको 100 ml में डिजोल्व करते हैं। उसके बाद हम पीएच मीटर से इसकी पीएच मेजर कर लेते हैं। इसके बाद है विस्कोसिटी मेजरमेंट। विस्कोसिटी मेजरमेंट के लिए हम ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर यूज़ करते हैं और जेल के सैंपल को 0.3, 0.6 और 1.5 रोटेशन पे रोटेट करवाते हैं और करस्पॉन्डिंग रीडिंग नोट कर लेते हैं, जिसके जिसके जिससे हमें विस्कोसिटी का पता चल जाता है। इसके बाद स्प्रेडेबिलिटी टेस्ट है। स्प्रेडेबिलिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं कि वुडन ब्लॉक्स और 2 ग्लास स्लाइड लेते हैं, उसमें हम जेल का सैंपल रखते हैं, उसके बाद वेट अप्लाई करते हैं। तो वेट अप्लाई करने के बाद हम टाइम नोट कर लेते हैं, जिसके बाद हमारे पास ये फार्मूला है S=ml/T। इसमें S जो है स्प्रेडेबिलिटी है, M जो है वेट है जो हमने अपर स्लाइड पे अप्लाई किया है, L जो है ग्लास स्लाइड की लेंथ है और T जो है टाइम है। इसके बाद है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी जो है हम जेल की है वो हम विजुअल इंस्पेक्शन से देखते हैं। उसमें हम उसके अपीयरेंस देखते हैं कि उसमें कोई एग्रीगेट वगैरह तो नहीं बन गए। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट कंटेंट डिटर्मिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि 1 ग्राम जेल का सैंपल लेते हैं, उसको 100 ml सॉल्वर में डिजोल्व करते हैं। उस डिजोल्व करते हैं, उसके बाद हम उसकी फर्दर डिल्यूशन करते हैं। डिल्यूशन करने के बाद हम उसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली डिटरमाइन कर लेते हैं। ग्रिटीनेस टेस्ट है नंबर 6 पे। ग्रिटीनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जेल को सैंपल में स्किन पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि उसमें कोई पार्टिकुलेट मैटर वगैरह तो नहीं है। इसके बाद हमारे पास एक्सट्रूडेबिलिटी टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि जेल के सैंपल को हम कोलैप्सिबल ट्यूब में फिल करते हैं। फिल करने के बाद हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करते हैं और टाइम देखते हैं कि कितने टाइम में कितनी फोर्स अप्लाई करने के बाद कितनी जेल जो है ट्यूब से एक्सट्रूड हुई है। तो इसके बाद हमारे पास स्टेबिलिटी टेस्ट है। दिस टेस्ट इज परफॉर्म इन 12 डेज विद 6 साइकिल। हर साइकिल जो होता है वो 24 आवर्स का होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जेल के सैंपल्स को 24 आवर के लिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट 24 आवर के लिए हम इसको 40 डिग्री पे ले जाते हैं। इसी तरह हम ये 12 डेज के लिए करते हैं, जिससे हमें इसकी स्टेबिलिटी का पता चल जाता है। यस सर। बोलो। एक मिनट। जी जी हो गया अभी कंप्लीट? सर अभी है इन विट्रो ड्रग जी जी डिफ्यूजन करें। स्टडी है। हाँ जी करें, इन आप विट्रो क्यों ड्रग रोके? हम इन विट्रो ड्रग डिफ्यूजन स्टडी इसमें क्या हम करते हैं जेल, इसमें हम हाँ जी। ट्रांसफ्यूजन सेल यूज करते हैं, जिसमें 2 चैम्बर होते हैं और जेल के सैंपल को रखते हैं जिसमें से वो सेलोफेन मेम्ब्रेन में से डिफ्यूज करके नीचे हमारे पास आती है, जो मीडियम बनाया होता है फॉस्फेट बफर का, जिसकी पीएच 7.4 होती है, टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। वहाँ से हम सैंपल कलेक्ट करके तो उसमें डिटरमाइन करते हैं कि कितनी डिफ्यूज हुई है वहाँ से ड्रग। उसके बाद हमारे पास स्किन इरिटेशन टेस्ट है। स्किन इरिटेशन में हम गिनी पिग्स यूज कर सकते हैं, जिसमें इसमें क्या करते हैं कि एनिमल से हम
हेयर रिमूव कर देते हैं और उस पे एरिया मार्क करते हैं 4 सेंटीमीटर का। उस पे हम 500 मिलीग्राम अप्लाई करते हैं ट्वाइस डेली फॉर 7 वीक के लिए, और उसके बाद हम देखते हैं कि कोई सेंसिटिविटी या रिएक्शन तो नहीं आया। थैंक यू। थैंक यू आमिर, बहुत शुक्रिया, नाइस प्रेजेंटेशन। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? जी नेक्स्ट कौन है? अदनान है? वो अदनान अहमद का उन्होंने आपको बताया था कि उनका वो इंटरनेट का कनेक्शन का इशू है, तो इस वजह से वो शायद वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे या चलो ठीक है, उससे बात कर लो फिर, जो भी वीडियो रिकॉर्ड अपलोड कर दें, फिर जो क्वेश्चन होंगे वहां से मुझसे करें। ये सर मैंने उन्हें कहा था कि चलें, उसामा को भेज ठीक। दीजिएगा ताकि वो भी साथ जो है ना वो एक ही बार अपलोड हो जाए। चलो ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है किसी को तो वो पूछ सकता है। सेशन आज का हमारा छोटा ही था, किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी सारे इस वक्त ऑनलाइन हैं, प्रेजेंटर्स भी ऑनलाइन है, मैं भी ऑनलाइन हूँ, आप पूछ सकते हैं। जी एनीबडी? जी कोई क्वेश्चन नहीं, चलें ठीक है। अहमद आप इसको कन्वर्ट करके तो भेज दीजिएगा मुझे। ठीक है सर, ओके। बहुत शुक्रिया जी, आज का सेशन जो है वो छोटा ही था हमारा। इंशाल्लाह आज हमारी इवनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह हम लोग मॉर्निंग से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।